बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बीटा के बारे में। हमने इससे पहले पढ़ चुके हैं कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें हमने ये कहा था कि इनपुट लूप और आउटपुट लूप दोनों पे जो एमिटर है वो कॉमन है, जिसकी वजह से हम कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। हमने ये भी देखा था कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन है ये करंट को एम्पलीफाई कर देती है। तो इसका मतलब है द कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन तब हम यूज़ करेंगे जब हमें करंट को एम्पलीफाई करना होगा। और इसमें हमने एक इक्वेशन ड्राइव की थी जिसमें हमने कहा था कि जो कलेक्टर टू मीटर करंट व्हेन बेस इज़ ओपन सर्किट वो इक्वल टू होता है कलेक्टर टू बेस करंट व्हेन मीटर इज़ ओपन सर्किट ओवर 1 माइनस अल्फ़ा। और ये तब होगा जब बेस करंट इज़ इक्वल टू 0 एम्पेयर है। एक हमने ये इक्वेशन देखी थी। हमने अब ये देखना है कि कलेक्टर करंट और बेस करंट का आपस में क्या रिलेशन है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में। तो जो कलेक्टर करंट और बेस करंट का आपस में रिलेशन है वो हम बीटा से डिफ़ाइन करते हैं, सेम उसी तरह से जिस तरह हमने कलेक्टर और एमिटर करंट का रिलेशन डिफ़ाइन किया था अल्फ़ा के साथ, जिसमें हमने कहा था कि अल्फ़ा इज़ इक्वल टू आई सी ओवर आई ई, कलेक्टर करंट ओवर एमिटर करंट। तो जो बीटा होता है जब हमने डीसी सिग्नल दिया हुआ है ट्रांजिस्टर को, तो बीटा डीसी होगा वो इक्वल टू होता है कलेक्टर करंट डिवाइडेड बाय बेस करंट। इस चीज़ को हम एम्पलीफिकेशन फैक्टर भी कहते हैं। सॉरी, बीटा 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 डीसी इक्वल टू आई सी ओवर आई बेस होता है। इसी तरह से अगर एसी हम सिग्नल दे रहे हैं तो बीटा ए सी इज़ इक्वल टू डेल्टा आई सी ओवर डेल्टा आई बी होता है। और ये चीज़ तब होती है जब वोल्टेज कलेक्टर टू मीटर हम कोई कांस्टेंट वोल्टेज दें। और इस चीज़ को हम कहते हैं कि ये जो बीटा ए सी है ये कॉमन मीटर फॉरवर्ड करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर है। कॉमन मीटर फॉरवर्ड करंट और एम्पलीफिकेशन फैक्टर भी इसको कहते हैं। बीटा एसी को कहते हैं, मैंने वो गलती से बीटा डीसी को लिख दिया था। बीटा एसी जौन सा वो कॉमन मीटर फॉरवर्ड करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर होता है। और ये रिलेशन है कलेक्टर करंट और बेस करंट के दरमियान जो कि बीटा से रिप्रेजेंट होता है। अभी मैं आपके सामने एक ग्राफ बनाता हूँ जो कि आइडियल केस है कलेक्टर टू मीटर। ये 0 वोल्ट 5 10 15 20 2 4 6 और 8 इस तरह ऊपर 10, ये हमारे पास है कलेक्टर करंट इन टर्म्स ऑफ मिली एम्पेयर। अभी मैं आइडियली कहता हूँ ना, तो ये चाहिए कि जब बेस करंट मैं ज़ीरो दूँ तो जो कलेक्टर करंट है वो ज़ीरो हो। तो मैं ये लाइन को कह देता हूँ कि आइडियली बेस करंट इस पे ज़ीरो था, इस वजह से कलेक्टर करंट ज़ीरो है। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली जो हमने पहले स्टडी किया कि बेस करंट ज़ीरो होने के बावजूद भी कलेक्टर करंट गुजर रहा होता है, और वो कलेक्टर टू बेस करंट होता है जब कलेक्टर टू मीटर करंट होता है जब बेस ओपन सर्किट होता है। यानी कि बेस ज़ीरो है तो आई सी ई ओ एक गुजर रहा होता है करंट, जो हमने स्टडी किया था। तो मैंने ये कहता हूँ कि जब बेस करंट हुआ 10 माइक्रो एम्पेयर तो 2 मिली एम्पेयर। बेस करंट जब हुआ 10 माइक्रो एम्पेयर तो जो बेस कलेक्टर करंट है वो 2 मिली एम्पेयर गुजरा। बेस कलेक्टर एमिटर,
जब बेस पे ज़ीरो करंट था तो कलेक्टर से मीटर की तरफ करंट भी ज़ीरो हुआ, मैंने ये लाइन लगा दी। और मैंने फिर कहा कि जब बेस करंट 10 माइक्रो एम्पेयर था तो कलेक्टर से मीटर की तरफ जो करंट गुजर है वो 2 मिली एम्पेयर था। इसी तरह जब 4 था मैंने उस पर कह दिया, ये कोई एक सर्किट बना हुआ है, हम जस्ट फॉर एग्जांपल ले रहे हैं कि एक सर्किट बना है, उसकी ये सिचुएशन है कि ज़ीरो बेस करंट पे, ज़ीरो कलेक्टर करंट 10 माइक्रो एम्पेयर पे 2 मिली एम्पेयर। इसी तरह अगर 10 माइक्रो एम्पेयर से मैं 20 माइक्रो एम्पेयर कर रहा हूँ तो 4 मिली एम्पेयर करंट हो गया। इसी तरह अगर मैं 30 माइक्रो एम्पेयर बेस करंट जा रहा है तो जो कलेक्टर करंट है 6 मिली हो गया। 8 पे अगर हमारे पास 40 माइक्रो एम्पेयर अगर जा रहा है तो 40 माइक्रो एम्पेयर अगर बेस करंट जा रहा है तो हमारे पास जो कलेक्टर करंट है वो 8 मिली एम्पेयर हो गया। इसी तरह 10 मिली एम्पेयर करंट तब गुजरेगा जब बेस के अंदर मैं कहता हूँ कि 50 माइक्रो एम्पेयर करंट गुजरेगा। ये जो मैंने इस तरफ लिखे हैं ये सारे बेस करंट हैं, ये कलेक्टर करंट है। ज़ीरो पे ज़ीरो कलेक्टर करंट, 10 माइक्रो पे 20 माइक्रो एम्पेयर, बेस करंट पे 4 मिली एम्पेयर, 30 माइक्रो एम्पेयर पे 6 मिली एम्पेयर। तो इस तरह से ये मैंने एक ग्राफ बना दिया। अब मुझे एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं क्यू पॉइंट। क्यू पॉइंट ग्राफ के ऊपर एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पॉइंट के ऊपर हम ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करवा रहे होते हैं, यानी कि उसकी बाइसिंग करके हम उस पॉइंट पे ऑपरेट करवा रहे होते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम बेस करंट अपने क्यू पॉइंट सेट किस तरह करते हैं। हम अपना बेस करंट सेट करते हैं, उसके अगेंस्ट कलेक्टर करंट सेट होता है, तो वो हमारा क्यू पॉइंट सेट कर देता है। अभी लेट्स सपोज मैं ये कहता हूँ कि मैंने बेस करंट दिया 40 माइक्रो एम्पेयर, तब कलेक्टर टू मीटर वोल्टेज 10 वोल्ट थे। तो ये पॉइंट और इसके अगेंस्ट जो करंट है वो 8 मिली एम्पेयर गुजर रहा है। कहने का मतलब ये है कि मैंने बेस करंट दिया 40 माइक्रो एम्पेयर और जो कलेक्टर करंट गुजरा वो 8 मिली एम्पेयर गुजरा। मैं अब चाहता हूँ कि ये जो सर्किट बना हुआ था जिसके अंदर से जब मैंने उसका ग्राफ निकाला तो ये सारी सिचुएशन बनी, तो उसका बीटा कितना होगा। तो बीटा के लिए मैं क्या करता हूँ, मैंने बेस करंट देखा कि 40 माइक्रो एम्पेयर पे 8 हैं, तो बीटा इधर से निकालता हूँ। आई सी कलेक्टर करंट 8 है, 8 मिली एम्पेयर डिवाइडेड बाय 40 माइक्रो एम्पेयर। तो ये बीटा की हमारे पास इस तरह वैल्यू आ जाएगी। तो इधर से मैं जब निकाला तो बीटा इक्वल टू आया 200। यानी कि ये जो सर्किट बना हुआ था जिसकी ये सारी स्पेसिफिकेशंस थी, उसका जो बीटा है वो 200 आया है। तो इस तरह से हमने बीटा निकाल लिया। अगर आप किसी और वैल्यू पे भी, मतलब अब 4 मिली एम्पेयर कलेक्टर करंट ले रहे हैं, 20 मिली माइक्रो एम्पेयर ये ले रहे हैं, तो बीटा सेम आएगा। सो इस सर्किट के अंदर हम जब इसको ये सारा एनालाइज करते हैं तो कोई भी एक जो ट्रांजिस्टर है उसे जो सर्किट बना होता है उसका बीटा उसकी बाइसिंग पे डिपेंड कर, ये बेसिकली सारी चीज़ें हमने बाइसिंग से कंट्रोल करवाई होती हैं। तो बाइसिंग से ही हम उसका बीटा सेट कर रहे होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कॉमन एमिटर के अंदर जो हमने बीटा पढ़ा अभी, जो कि बीटा हमें रिलेशन देता था बीटा डीसी कलेक्टर करंट ओवर बेस करंट का, उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। इसी तरह से पहले हमने अल्फ़ा टीसी पढ़ा था जो रिलेशन देता था कलेक्टर और मीटर करंट का। उम्मीद करता हूँ इस चीज़ों की समझ आ गई है। नेक्स्ट अगली वीडियो के अंदर हम बीटा और अल्फ़ा इनका आपस में रिलेशन को स्टडी करते हैं। अगर आपको इस चीज़ की समझ आई है तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।